हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस बाई एसएसटी में। तो जैसे इससे पहले के लेक्चर्स में हमने देखा पोर्टुगीज़ इन इंडिया के बारे में, अब हम देखेंगे डच की एंट्री हो रही है भारत में। तो 1602 की बात है जब स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड, जैसे जो कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर नीदरलैंड का, जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होता है वैसे वहाँ पे भी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उन्होंने कई कंपनियों को मिला करके एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, और उनसे कहा कि आप जाइए और ट्रेड करिए, हो सके तो वॉर भी करिएगा, और अगर किसी की टेरिटरी को एक्वायर करने की जरूरत पड़े, कहीं कब्जा करने की जरूरत पड़े तो उसे भी आप करिएगा। मतलब पूरी छूट देकर के इनको भेजा। अब भारत में पहली फैक्ट्री ये मसूलीपट्टनम 1605 में लगाएंगे। उसके बाद ये ट्रेड में इन्वॉल्व होते जाएंगे और धीमे धीमे कोरोमंडल कोस्ट पर, गुजरात पर, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, सूरत, चिनसुरा, बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, नागापट्टनम, कोचिन, तो ये ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं और इन सब जगह फैक्ट्री लगाते हैं। और इनका इंटरेस्ट जो था वो इंडिगो पर, राइस, ओपियम और सिल्क में था और टेक्सटाइल में था। तो वैसे तो इनको पूरा छूट मिली थी कि आप जाइए और वहाँ पे आप कोई टेरिटरी को भी एक्वायर करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये अपना इंटरेस्ट केवल ट्रेड तक ही रखा इन्होंने। तो होता यह है कि जब भी कंपटीशन बढ़ता है, जब भी पहले तो एक कंपनी हुआ करती थी, अब उसके बाद दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर राइवलरी शुरू हो जाएगी। तो पहले तो कमर्शियल राइवलरी होती है, लेकिन देखते ही देखते खून खराबे पै जाते हैं। अब हम बात करते हैं एंग्लो डच राइवलरी के बारे में। तो देखिए, जब भी दो के बीच में कंपटीशन होगा तो कमर्शियल राइवलरी तो निश्चित ही है, और कमर्शियल राइवलरी जो थी वो देखते ही देखते ब्लडी वॉरफेयर में तब्दील हो गई, खून खराबे में। ऐसा तब होता है, एम्ब्योना नाम की जगह थी जो कि आज का प्रेजेंट डे इंडोनेशिया है। इसको डच ने पोर्टुगीज से छीना था 1605 में। तो इस जगह से अंग्रेज निकल रहे होते हैं। वहाँ पे 10 अंग्रेजों को डच वाले मार देते हैं और 9 जापानियों को। तो इन दोनों के बीच जो है दुश्मनी बढ़ती है, लेकिन देखते हैं इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, दोनों का नुकसान ही हो रहा था। तो 1667 के आसपास जो है कॉम्प्रोमाइज़ इन लोग कर लेंगे, जिसमें ब्रिटिशर्स ये कहेंगे कि आप यहाँ राज करिए, हम इंडोनेशिया से जा रहे हैं। तो ये कहते ठीक है, हम भी भारत में कुछ लिमिटेड ही अपना रखेंगे ट्रेड। तो हालांकि इन लोगों ने कुछ ट्रेड भारत में करते थे, क्योंकि ये ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस, ओपियम, इन सब में इंटरेस्टेड थे, तो ये ट्रेड करते रहे। अब डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया के बारे में जानेंगे। तो जो आप एरिया देख रहे हैं स्क्रीन पर, मलय आर्किपेलागो, यहाँ पे फिलीपींस देख रहे हैं, इंडोनेशिया देख रहे हैं, ब्रुनाई देख रहे हैं, मलेशिया देख रहे हैं, सिंगापुर देख रहे हैं, ईस्ट टाइमोर देख रहे हैं। तो यहाँ तक ही ये सीमित रह गए डच। और थर्ड एंग्लो डच वॉर 1672-74 के बीच हो रहा था। तो होता क्या है कि इंग्लिश जो थे, इनके दो सेंटर हुआ करते थे, एक बॉम्बे और एक सूरत। तो इन्होंने अपनी जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी वो सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दी थी। तो एक बार होता यह है कि सामान लेकर के जो थे इंग्लिश जा रहे होते इंग्लैंड, उस समय पे ये डच जो फोर्सेस है रोकती है इनको। तो इंग्लिश कहते हैं ये क्या बदतमीजी, अभी हम लोग का जो ट्रीटी साइन हो गई थी, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि लड़ना तो पड़ेगा भाई साहब, तभी आप यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, हम तो तैयार हैं। तो बैटल ऑफ हुगरी होगी नवंबर 1759 में, और इस बैटल के बाद डच का फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। उनका जो एम्बिशंस था कि भारत में करेंगे ट्रेड, वो दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, धाराशाही कर दिया गया। और उनका जो एरिया था वो इंडोनेशिया के आसपास ही रह गया। स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया तक वो काफ़ी दिन तक उन्होंने राज की, काफ़ी उन्होंने वहाँ से प्रॉफिट कमाया। तो इस तरीके से डच का डिक्लाइन होता है। इसी क्रम में लेक्चर्स आते रहेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और एक एक करके सारी वीडियो देखिए, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लेक्चर्स के लिए। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। हरे कृष्णा।